हेलो एवरीवन। क्लास 11 का चैप्टर 1 है यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हम सब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं इसका। ठीक, तो यहाँ पर हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है साइंस। ठीक, व्हाट इज द साइंस? तो नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमिना। ठीक, यूनिवर्स में या स्पेस में या कहा जाए तो नेचर के अंदर जो भी इवेंट्स होती हैं, ठीक है, नेचर के अंदर जो भी इवेंट्स होती हैं उसका लॉजिकल और जो सिस्टमेटिक हम स्टडी करते हैं और उससे जो नॉलेज आउटकम आता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक, तो साइंस के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, अलग अलग। जैसे कि स्टडी का अलग अलग टाइप होता है तो उसके हिसाब से अलग अलग ब्रांचेस में ये डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? फोर्सेस की स्टडी की जाती है। जैसे कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्स होते हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन की स्टडी की जाती है। तो नेचर के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स क्यों होते हैं, ठीक, तो उसकी जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड द फिजिक्स। ठीक, सेकेंड पार्ट है इसका केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर हम बॉन्डिंग की स्टडी करते हैं। तो एटम्स के बीच में दो डिफरेंट डिफरेंट एटम या सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ठीक, तो वो बॉन्डिंग कैसे होती है, क्यों होती है, उससे क्या केमिकल फार्मूला बनता है। ठीक है, तो केमिकल्स की स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड द, ये जो ब्रांचेस होती है उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक, वैसे ही हम जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी में ह्यूमंस या फिर जो भी, ठीक है, जीवित जो चीजें होती हैं उसके टिश्यूज की स्टडी की जाती है। ठीक है, उसके पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है कि वो कैसे बनता है, ठीक है, उसमें एनर्जी कैसे गेन करता है, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ते हैं ये चीजें। ठीक है, तो उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बोटनी, बोटनी के अंदर पूरा वनस्पति आता है कि वनस्पति कैसे ग्रो करती है, कैसे वर्क करती है, कैसे सन से ये एनर्जी लेती है, कैसे ये अपना फूड डेवलप करती है, जैसे फल फूल कैसे डेवलप करती है। ठीक है, और इसका भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है आगे, कैसे ये बीज बनाती है, वो बीज से वापस कैसे पौधा बनता है। ठीक है, जो भी स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड बोटनी। एस्ट्रोनॉमी, स्पेस की पूरी जो स्टडी की जाती है वो एस्ट्रोनॉमी होती है। स्पेस के अंदर जैसे प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट क्यों रोटेट करते हैं, कैसे आए, ठीक है, गैलेक्सी क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है। ठीक, तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर जैसे तारों का जन्म वगैरह सब कुछ इसके अंदर देखा जाता है कि तारे कैसे बने हैं। ठीक, तो जो पूरी स्टडी स्पेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ठीक, एंड लास्ट है मैथमेटिक्स। ठीक, मैथमेटिक्स भी एक अपने एक साइंस है। नाउ जो हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड द फिजिक्स। तो हमें फिजिक्स को डीप में स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वही हमारा क्या है? फिजिक्स है। ठीक, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, नेचर में जो भी इवेंट्स होती हैं, ठीक है, तो जो नेचुरल फिनोमिना होता है उसकी जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड द फिजिक्स। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ज़्यादातर फोर्सेस, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन और इन्हीं की ज़्यादा चर्चा करते हैं कि ये इवेंट्स क्यों होती है, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, रिपल्सन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्सेस और फोर्सेस के कारण जो भी इफेक्ट डेवलप होता है उसकी ज़्यादातर स्टडी की जाती है फिजिक्स के अंदर। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना थ्रू सम हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। ठीक है, ये जो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ये कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, किसी भी नेचुरल फिनोमिना के ऊपर जो लगता है उसके ऊपर हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, या फिर उसके ऊपर जो भी थ्योरी लिखी गई है उसके हिसाब से हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। या फिर क्या करते हैं, जो लॉ ऑब्टेन हो चुके हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर लॉ भी बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ओम्स लॉ है, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ है, तो ऐसे लॉ भी होते हैं। तो उस लॉ के थ्रू हम क्या करते हैं, उस नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द फिजिक्स। फिजिक्स हैज इट्स वाइड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, बहुत बड़ी एक फील्ड होती है जिसके अंदर पूरा फिजिक्स वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हियर वी स्टडी फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यहाँ हम छोटे से छोटे पार्टिकल का भी स्टडी करते हैं, से इलेक्ट्रॉन, टू द बिगेस्ट बॉडी, से गैलेक्सी, और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, बहुत वाइड एरिया होता है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी स्टडी करते हैं कि उनके बीच में कैसे अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कैसे एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहीं हम गैलेक्सी की भी स्टडी करते हैं कि गैलेक्सी कैसे फॉर्म होती है, कैसे उसके अंदर बैलेंस है सभी सोलर सिस्टम्स के। तो डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी के बीच में कैसे ग्रेविटेशन पूल आता है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ग्रेविटेशन से। तो ये सारी की सारी जो स्टडी होती है ये सभी सभी फिजिक्स के अंदर होती है। ठीक है, तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा एरिया होता है।
अब फिजिक्स का भी अपना अगर बहुत वाइड एरिया है तो इसको भी हमने क्या किया है, सब पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि अलग अलग जो एरिया होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चले जाते हैं, ठीक है। वैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के ऊपर फोर्सेस लगते हैं तो मैकेनिक्स के अंदर चले जाते हैं, फोर्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। और अगर हम हीट की बात करते हैं, हीट की स्टडी करते हैं, किसी बॉडी के ऊपर हीट का इफेक्ट कैसे डेवलप होता है, तो पूरा थर्मोडायनामिक्स और हीट के अंदर चला जाता है। तो ऐसे फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो फिजिक्स को भी अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया गया है, ठीक है। तो पहला मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में वही हम किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स और फोर्स से होने वाले जो इफेक्ट होते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या उसका जो डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसकी स्टडी करते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, लाइट, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कैसे बनती है, ठीक है, वो भी फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। साउंड, साउंड की जो स्टडी होती है वो भी फिजिक्स का एक पार्ट है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, उसकी वजह से जो भी फोर्स डेवलप होते हैं वो सभी के सभी मैग्नेटिज्म में है जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। एंड लास्ट है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स एटम्स के अंदर की स्टडी होती है, न्यूक्लियस के अंदर की स्टडी होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब कैसे वर्क करता है, कैसे उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, फ्यूजन फिजन कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न फिजिक्स। ये सभी के सभी क्या है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको 11 में पढ़ना है दैट इज कॉल्ड द मैकेनिक्स, आपको मैकेनिक्स पढ़ना है यहाँ पर। और क्या क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स के साथ में हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको साउंड भी पढ़ना है, ठीक। तो ये सभी के सभी 11th के पार्ट है, ठीक है, ये 11th में पढ़ने हैं। लाइट, जिसको हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये सभी के सभी आप 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक। और 12th में आपका कम्युनिकेशन वगैरह भी साथ में आने वाला है, ठीक है। तो एक दो चैप्टर और रहते हैं, जैसे कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे वेव, ठीक है, साउंड, यहाँ पर जो साउंड में के अंदर जो वेव आती है, तो वेव ऑप्टिक्स भी हम 12th में पढ़ने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी लॉ ऑब्टेन होता है, तो साइंटिफिक मेथड टू ऑब्टेन ए लॉ, ठीक। जो मेथड होती है लॉ को ऑब्टेन करने की, वो क्या होती है, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होती है, तो साइंटिफिक मेथड को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स होती है, तो देयर आर 5 स्टेप्स इज हियर, ठीक है। देयर आर 5 स्टेप्स, किसी भी लॉ को डेवलप करने के लिए 5 अलग अलग स्टेप होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक लॉ को बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई एक्टिविटी हो रही है, आसपास नेचर में एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि आप बाहर जा रहे हो और आपने ऑब्जर्व किया कि रेन आ रही है, ठीक है। तो रेन क्यों हो रही है, कैसे होती है रेन, ठीक है, अगर इसकी पूरी स्टडी करनी है आपको, ठीक, तो इसके लिए आपके पास अगर रेन होती है और उसका लॉ बनाना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये 5 स्टेप से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉ बनाने की जो सबसे पहली स्टेप होती है दैट इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे रेन हो रही है तो हम रेन का एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये जो ड्रॉप होती है, ड्रॉप का हर एक बूंद का एक मास होता है, ठीक है। और ये मास जो होता है ये ग्रेविटी अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो अर्थ इसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, की वजह से ये रेन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डाटा का कलेक्शन करना है, जैसे कि ग्रेविटी हो गया, ठीक है, उस बूंद का मास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, डाटा का कलेक्शन कर रहे हो, ठीक। तो आप क्या करते हो, कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है जिसकी आपको स्टडी करनी है, उस प्रॉब्लम्स का आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो सबसे पहले स्टेप में, ठीक। जब आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब कि आप यहाँ पर कुछ रूल्स बनाने चालू कर देंगे कि हम इनको कैसे एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, डाटा को कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपके कोई एक प्रिंसिपल बना रहे हो, तो फॉर्म है वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल मतलब एक कोई सिद्धांत बने आपका, ठीक है। इन सभी वेरिएबल्स को या ये सभी जो डाटा होते हैं, इनके डाटा के कनेक्शन से एक पूरा प्रिंसिपल बने, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसमें हाइपोथेसिस यूज करते हो, मतलब पहले सोचते हो कि ऐसा करेगा, ऐसा ये वर्क करेगा, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे रिलेट होंगे, ठीक। तो अभी सिर्फ सोच रहे हो आप, ठीक। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एक बार आपने सोच लिया कि ये ऐसे वर्क करेंगे, एक दूसरे से ऐसे जुड़ेंगे, जैसे मास है, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स है अर्थ और बूंद के बीच में, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है और मास का क्या रिलेशन होगा, उसकी डिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, आप एक सेटअप तैयार करते हो, उस हाइपोथेसिस का जो आपने प्रिंसिपल बनाया है उसको टेस्ट करने के लिए आपने एक सेटअप लगाया, ठीक है, सेटअप एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ क्या करते हो, आप टेस्ट करते हो, तो सम कंक्लूजन ड्रॉन इन प्रिडिक्शन मेड एंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म,
यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालते हो या फिर प्रिडिक्शन बनाते हो। यहाँ से हाइपोथेसिस हम प्रिडिक्शन भी बना सकते हैं, नहीं ये चीज सही नहीं थी, अब ये गलत हो गई तो दूसरी चीज ये होगी, ठीक है। तो आप प्रिडिक्शन यहाँ पर बनाते भी चलते चले जाते हो, या फिर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी कर लेते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपका या तो परफॉर्मेंस हो जाता है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सही आता है, या फिर आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट गलत आता है, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। अगर आपका टेस्टिंग पॉजिटिव आया, ठीक है, आपका अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो आप क्या बोलोगे, उसको आप एक सिद्धांत बना लोगे, ठीक है, उसको एक प्रिंसिपल बना लोगे कि ये हमारा प्रिंसिपल बन चुका है, ठीक है। या तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। अगर आपका वो प्रिंसिपल फेल हो गया, ठीक है, वो टेस्टिंग क्या हो गई, फेल हो गई, तो आप क्या करोगे, यहाँ से वापिस फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तो यह क्या होगा, आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। जब प्रिंसिपल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस फर्स्ट टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट एंड देन इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, ठीक है। तो जब आपका एक्सपेरिमेंट टेस्टेड हो जाएगा और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तब आप उसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल बोलोगे, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, वो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो इफ एक्सपेरिमेंट इज फेल, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा तो वापस से क्या करोगे, आप हाइपोथेसिस में चेंज करोगे, ठीक है। वो जो आप जो प्रिंसिपल बना रहे थे, सोच रहे थे, उसमें फिर आप थोड़ा सा चेंजेस करोगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है। फिर नया हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक है। तो उस हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट करोगे, फिर ये पास होता है, अगर पास होता है तो ठीक प्रिंसिपल बनेगा, अदरवाइज वापस उसमें चेंजेस करोगे, ठीक है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और जब भी आपका प्रिंसिपल बन जाएगा तो उससे आप क्या बनाओगे, एक लॉ बनाओगे, तो फॉर्मेशन ऑफ लॉ, ठीक है। प्रिंसिपल बनने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे और फॉर्मेशन ऑफ लॉ बनाओगे, ठीक। अब जब सभी प्रिंसिपल को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक लॉ बना लेते हैं, तो ऑब्टेन्ड ए लॉ, ठीक है। सभी जितने भी प्रिंसिपल यहाँ से निकलेंगे उन सभी को मिलाकर हम एक लॉ बना लेंगे, ठीक है। और लॉ बनने के बाद उसको अलग अलग टेस्टेड करेंगे, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट पे टेस्ट करेंगे कि ये यूनिवर्सल है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी चेक किया जाता है, जरूरी नहीं है कि आपने पानी की बूंद पे आपने जैसे कि ग्रेविटी पुल को स्टडी कर लिया था कि ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो पता चला कि हमने कोई से एक बॉल छत के ऊपर से फेंकी तो उस पे ऊपर ग्रेविटी पुल लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो जो लॉ निकलेगा वो हर एक बॉडी के ऊपर वर्क करना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। वो यूनिवर्सल ही होना चाहिए, सब ऑब्जेक्ट में लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसमें एक्सपेरिमेंट किया उसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, बाकी चीजों पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं तो वो लॉ नहीं रहेगा। जब तक वो यूनिवर्सल नहीं होता है तब तक वो लॉ नहीं रहता है, ठीक है। जैसे ग्रेविटी जो लॉ होता है वो यूनिवर्स में पूरी जगह सभी जगह लगता है, हर एक मास ऑब्जेक्ट पे लगता है। अब जो भी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें हमें बेसिकली फोर्सेस की स्टडी की जाती है ज्यादातर, ठीक है। तो बेसिक फोर्स इन नेचर, तो नेचर के अंदर कितने तरह के फोर्स हम जानते हैं अभी तक, फोर टाइप्स ऑफ द फोर्स इन द नेचर, ठीक है। तो देयर आर फोर फोर्स, बेसिक फोर्स इन नेचर विच आर कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फोर्स पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ चार तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है। जो माइक्रो के अंदर भी रहता है, माइक्रो सिस्टम के अंदर भी रहता है और मैक्रो सिस्टम के अंदर भी रहता है, ठीक। माइक्रो बोले तो एटम्स, जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इनके बीच में जो भी लगने वाले फोर्स होते हैं उनका वो मिलाकर, और मैक्रो मतलब कि पूरी गैलेक्सी के या फिर पूरा यूनिवर्स ले लो, उसमें जो लगने वाले फोर्सेस है सभी फोर्सेस को मिला लो, तो ये चार टाइप के ही फोर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से चार टाइप के फोर्स होते हैं, सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कहाँ एक्ट होता है ये, ठीक है। ये ऑल बॉडीज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की हर बॉडी के अंदर ये एक्ट होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका फिर अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, ठीक है। ये कभी भी रिपेल नहीं करता है। अगर आपके पास दो मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक मास m1 है, एक मास m2 है, ठीक है। ये यूनिवर्स में कोई से भी अगर दो मास है तो उनके बीच में ग्रेविटी फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट तक होती है। अगर इनफाइनाइट पे भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें ग्रेविटी पुल लगता है, ठीक है, ये एक दूसरे से खिंचाते हैं। तो ये हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, पहली बात, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट तक होती है और यूनिवर्स में सभी बॉडी के बीच में लगता है। मान लो यहाँ पर एक मास तीसरा आ गया तो इनके बीच में भी ग्रेविटी पुल लगेगा, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स इनके बीच में भी लगेगा, ठीक है। तो एक टाइप का जो फोर्स हो गया दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी फोर्स। नाउ सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये जो लगते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये चार्जेस बॉडी के अंदर लगता है। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स, या पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच में, ठीक है। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
तो ये जो लगता है, ठीक है, हर किसी पे ऊपर नहीं लगता है, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर नहीं लगता है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर ही ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। तो ये इनका जो नेचर होता है ये दो तरह का होता है, या तो रिपल्सिव फोर्स होते हैं या फिर अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, दोनों तरह के फोर्स ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर लगते हैं? सिर्फ चार्ज बॉडीज के ऊपर। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होता है? मैक्रो सिस्टम के अंदर होता है। मैक्रो सिस्टम क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट हम क्या अभी जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानते हैं, ठीक है। तो एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रोटेट करते हैं अपने ऑर्बिट में, ठीक है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि सम फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या, कि वो छोटा पार्टिकल जिससे कि सारे एटम्स वगैरह और सारी बॉडीज बनी है। तो सबसे छोटा पार्टिकल कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। तो सम फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब ये भी क्या होता है? माइक्रो सिस्टम के अंदर होता है। माइक्रो सिस्टम के अंदर बोले तो, ठीक है, ये एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन के अंदर, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर मैं यूरेनियम, ठीक है, बान्नू यूरेनियम 235 की बात करूं, ठीक है, 235 की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है 92, तो इसके अंदर 92 प्रोटॉन होंगे, जो कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो न्यूक्लियस एक बहुत छोटा होता है, मतलब कि 0.01% ऑफ इस पूरे एटम का होता है, ठीक है। मतलब कि देखा जाए तो बहुत 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 छोटा पार्टिकल। हमें अगर ये पूरी बॉडी अगर मैंने इतनी बड़ी बनाई है, तो आपका जो न्यूक्लियस जो रहेगा वो इतना सा रहेगा, जैसे ये मैंने एक छोटा सा बनाया है, तो इतना सा ही रहेगा, ठीक है। इतने से में आपका क्या रहेगा? 92 प्रोटॉन रहेंगे। तो इतने से छोटे से में सभी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ कैसे रह रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये न्यूक्लियस टूट क्यों नहीं रहा है? प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये किस फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं? दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब ये क्यों वही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन कैसे रह रहे हैं, ठीक है, वो रिपेल करके टूट क्यों नहीं रहे हैं? इसकी स्टडी हम 12th में करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। बहुत डीप में जाएंगे इसके अंदर भी, ठीक है। तो वो जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच के अंदर लगता है, ठीक है। एंड हेवी फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। हेवी फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब कि प्रोटॉन से भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे प्रोटॉन बना होता है, ठीक है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। और उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम हेवी फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सभी इन्हीं पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का यही फिनिश होता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।